स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल में। मैं हूं प्रीति सिंह, मेरे साथ हैं हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। जैसा कि आपको पता है कि बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और इस सत्र में भी बहुत ज़रूरी जानकारियां प्रश्नों के जरिए सरकार से मांगी जा रही हैं। अलग अलग दलों के सांसद प्रश्नों के जरिए इन जानकारियों को मांग रहे हैं सरकार से, और हम जो जानकारी आप तक ला रहे हैं वो है अनस्टार्ट क्वेश्चन से जुड़ी, यानी अतारांकित प्रश्नों से जुड़ी। इन प्रश्नों की श्रेणी में जो उत्तर दिए जाते हैं वो लिखित रूप में दिए जाते हैं, इसलिए इनकी जो जानकारी, जो भी सूचना इसमें मिली है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्रालयवार प्रश्नों की बात करें तो आज जिस मंत्रालय से जुड़े प्रश्नों को हम शामिल कर रहे हैं वो है रेल मंत्रालय। तो रेलवे मंत्रालय से जुड़ा जो पहला सवाल है अरविंद जी, ये है रेलगाड़ियों में इसरो द्वारा विकसित जीपीएस को संस्थापित कराना। ये आर वैद्यलिंगम जी ने प्रश्न पूछा है, क्या उत्तर मिला इसमें? इन्होंने आर वैद्यलिंगम जी ने जानना चाहा कि कई रेलगाड़ियों को शुरू से लेकर के और आखिर तक की यात्रा के दौरान उनकी सटीक स्पीड और संचालन की निगरानी रखने के लिए इसरो द्वारा डेवलप किए गए जीपीएस को लगाया गया है, ये सवाल है। और पूछा कि क्या ये भी सही है कि इस नई प्रणाली ने रेल नियंत्रण प्रणाली के कामों में सुधार करने के लिए केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय तक रेलगाड़ियों की गति को स्वचालित, संप्रेषित और संचालन को सुगम बनाया है, ये पूछा है इन्होंने। तो पीयूष गोयल जो कि रेल और वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि जो इसरो के सहयोग से विकसित किया गया ये सूचना प्रणाली है, इसको बोलते हैं RTIS, वास्तविक समय सूचना प्रणाली। इनको गाड़ियों के आगमन, प्रस्थान या रन थ्रू सहित स्टेशनों पर गाड़ियों के संचालन समय की स्वतः सूचना प्राप्त करने के लिए रेल इंजनों में स्थापित किया जा रहा है। ये जो जीपीएस है ये इंजनों में लगाए जा रहे हैं बेसिकली। वो एक कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन प्रणाली में उन गाड़ियों के नियंत्रण चार्ट में स्वतः प्लाट हो जाती है जो है। उसके अलावा दिया है कि ये 30 सेकंड की आवधिकता में मिड सेक्शन अपडेट देता रहता है और गाड़ी नियंत्रक अब इसके माध्यम से इंजनों और गाड़ियों की लोकेशन और गति का बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के अधिक निकटता से पता लगा सकता है। यानी कौन रेलगाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ खड़ी है, कहाँ वो उसकी गति कितनी है, ये सारी बातों का पता लगाया जा सकता है। और जो कहीं भी जैसे जहाँ निर्धारित ठहराव नहीं है या जिस कोई स्टॉपेज नहीं है, वहाँ भी अगर कोई गाड़ी रुक जाती है तो कहाँ रुकी हुई है उसका पता इससे लग जाता है। और सरकार ने ये कहा कि इस उपकरण से जीपीएस जो लगाया जा रहा है इसरो के सहयोग से, उससे गाड़ी के नियंत्रण और जो दक्षता है यानी परफॉर्मेंस के सुधार में मदद मिलेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उपकरण जो लगाया जा रहा है इंजनों में। अब अगला जो है एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इस बीच में आप देख रहे होंगे पीटी बहुत सारे अनवांटेड एलिमेंट जो रेलवे को निशाना बनाते हैं, आतंकवादी गतिविधियां भी बहुत बार रेलवे में हुई हैं। तो रेलवे का एक कमांडो जो है दल बन रहा है, जो उसको प्रशिक्षण कैसे दिया जा रहा है, रेलवे सुरक्षा बल का जो कमांडो प्रशिक्षण है, ये लाल सिंह भदौरिया जी का सवाल है। क्या जवाब है, कैसे दे रहे हैं इसको, क्या कर रहे हैं ये जो जानकारी मांगी है लाल सिंह भदौरिया जी ने, उन्होंने पूछा कि क्या ये सच है कि सरकार रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF के जवानों को कमांडो प्रशिक्षण देने पर विचार कर रही है? अगर हाँ तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और ब्यौरा क्या है, अगर नहीं तो कारण क्या है? रेलवे ने यात्रियों और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनी कमांडो फोर्स तैयार की है, और आपको बता दें कि ये इस तरह से फोर्स तैयार की जाती है जो आतंकी हमलों से लेकर नक्सली हमलों तक से भी निपटने के लिए पूरी तरह से फोर्स सक्षम होती है। और इसका नाम कमांडोज फॉर रेलवे सेफ्टी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहें तो कोरस कहा जाता है, वो किया गया है। तो जानकारी में ये बताया गया कि रेलवे सुरक्षा बल ने रेल सुरक्षा कमांडो यानी कोरस की 3 कंपनियां पहले ही गठित कर दी, और इन 3 जो कंपनियां हैं इन्हें नई दिल्ली में शुरू किया गया 14/8 यानी 14 फरवरी 2019 को, माफ कीजिएगा 14 अगस्त 2019 को इन्हें दिल्ली में शुरू किया गया था। 3 कंपनियां पहले ही गठित कर दी गई हैं। अब इन कार्मिकों को राष्ट्रीय ख्याति के विभिन्न कमांडो संस्थान जैसे पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी मेघालय में, काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर असम राइफल्स दीफू असम में, काउंटर इंसर्जेंसी एवं जंगल वॉरफेयर कोर्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस मसूरी में, एंटी टेररिस्ट और VIP प्रोटेक्शन कमांडो फोर्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मानेसर हरियाणा में, पुलिस स्पेशल टैक्टिकल फोर्स में प्रशिक्षित किया गया है ये
ट्रेनिंग यहाँ इन सबको दी गई है। इसके अलावा ये भी है कि जो सभी नवनियुक्त आरपीएफ कांस्टेबल होंगे उनको यथा समय 1 महीने का जो कमांडो प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा, यानी एक तरह से ये सभी के लिए ज़रूरी होगा। और एक जानकारी और दे दें कि ये जो है पूरी तरह से आधुनिक हथियारों से लैस हैं ये रेलवे कमांडो, और ये जो कोरस के जवान हैं यानी रेल सुरक्षा कमांडो हैं वो आरपीएफ की आर्म्ड बटालियन जो आरपीएसएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी फोर्सेस है ये उससे अलग हैं। तो ये जानकारी यहाँ पर मंत्रालय की तरफ से दी गई है। आगे जो रेल मंत्रालय से जुड़ा प्रश्न है अरविंद जी, ये है लोको पायलट के काम की स्थितियों में सुधार। महेश पोद्दार जी ने ये प्रश्न पूछा, तो क्या उत्तर मिला? सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ये महेश पोद्दार जी ने जानना चाहा कि लोको इंजन में शौचालय और पेयजल सुविधाओं का क्या अभाव होता है, और क्या एसी केबिन वाले लोकोमोटिव इंजन लगाए जा रहे हैं, अगर हाँ तो उसका विवरण क्या है, और क्या रेलवे सभी जोन में वातानुकूलित केबिन, शौचालय और पेयजल सुविधाओं वाले लोकोमोटिव यानी इंजन को शुरू करने की योजना बना रही है, और इनके काम की स्थितियों में सुधार लाने के लिए कोई योजना है। इसके पहले रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी इस बात पर पूरा फोकस कर चुकी है कि जो बहुत सारे इंजन ड्राइवर ऐसे हैं जो 14-14 घंटे तक गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए कहा गया था कि भाई इनको इस पर ध्यान देना चाहिए और स्टाफ में वैकेंसी ना हो। इन्होंने जवाब दिया पीयूष गोयल जी ने, और ये कहा है कि जो लोको इंजन कैब में परीक्षण के आधार पर शौचालय मुहैया कराए गए हैं। यानी अभी भी अगर आप देखेंगे, जो दर्शकों को पता होगा इस बात का कि अभी भी लोको पायलट्स के लिए टॉयलेट नहीं है जो इंजन है जो चल रहे हैं, ठीक है। अभी परीक्षण के आधार पर शौचालय मुहैया कराए गए हैं, और उसके अलावा जो रनिंग रूम है और लॉबियाँ हैं उनमें कर्मचारियों के पेयजल की सुविधा मुहैया कराई गई है। ये भी बताया कि 31 जनवरी 2020 तक अलग अलग जोनों में 1914 इंजन ऐसे हैं जिनमें केबिन में एसी की व्यवस्था की गई है। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ देश भर में पूरी 20,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, और उसमें अगर 1914 में ये एसी है तो बाकी जगह क्या स्थिति होगी इसका आकलन कर सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि जो नए प्रोडक्शन यूनिट में जो नए इंजन तैयार हो रहे हैं उनमें एसी फिट किए जा रहे हैं, यानी अब जो नए इंजन आएंगे उसमें एसी होगा, ताकि जो ड्राइवर हैं यानी लोको पायलट जो उनकी स्थितियाँ थोड़ी बेहतर हो। परीक्षण के आधार पर जो बिजली इंजन है उनमें वॉशरूम और शौचालय की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उसके अलावा जो रनिंग कक्ष है, रनिंग कक्ष मतलब जो रनिंग रूम जो होते हैं कर्मी और जो कर्मी दल लॉबी हैं, ये बेसिकली उनके लिए है जो रनिंग स्टाफ है। हमने जैसे पहले बताया रनिंग स्टाफ में ये सब कई लोग आते हैं, तो उनमें कर्मचारियों को पेयजल सुविधा पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा कुछ और इंतजाम और भी किए जा रहे हैं। जहाँ 2/3 से अधिक रनिंग कक्ष हैं वहाँ पहले से ही वातानुकूलन की व्यवस्था है, और बाकी में डेजर्ट कूलर वगैरह लगाया गया है, और महिला रनिंग कर्मचारियों को अलग से कक्ष और रनिंग कक्षों में शौचालय की सुविधाएं दी जा रही हैं, और रियायती दर पर उनको भोजन भी दिया जाता है, क्योंकि उनके लिए उस तरह का भोजन का इंतजाम नहीं हो पाता है। और इसमें टोटल आंकड़े दिए गए हैं कि एसी केबिन कहाँ कहाँ है। तो मैं जिस इलाके में हम लोग हैं उत्तर रेलवे का आंकड़ा ये दे दूँ कि उत्तर रेलवे में कुल 186 इंजन ऐसे हैं जिसमें एसी केबिन लगा, एसी है मतलब लगा हुआ। बाकी जितने इंजन चल रहे हैं आप अंदाज़ा लगा लीजिए नई दिल्ली स्टेशन कितनी गाड़ियाँ चलती हैं। तो अब जो अगला सवाल और भी महत्वपूर्ण है, जिसपे काफ़ी चर्चा हो रही प्रीति, रेलवे के निजीकरण की रूपरेखा को लेकर डॉक्टर रियल हनुमंतैया जी का सवाल है, क्या जवाब दिया गया, क्या रेलवे में निजीकरण की स्थितियाँ क्या हैं, क्या करने जा रही है? जी, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो सवाल पूछा गया है ये 4 भागों में प्रश्न पूछा गया है, और पूछा गया है क्या सरकार ने देश में रेलवे का निजीकरण करने की कोई योजना बनाई है, अगर हाँ तो इसका निजीकरण करने के लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है, क्या रेलवे ने सभी कार्यकारणों का निजीकरण किया जाएगा रेलवे में, और अगर नहीं तो सरकार रेलवे के पहले से घाटे में चल रहे क्षेत्र का किस तरह से पुनरुद्धार करने की योजना बना रही है। उत्तर जो मिला है यहाँ पर उसमें बताया गया है, सरकार ने कहा है नहीं, साफ किया है सरकार ने कि भारतीय रेल का प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेटाइज करने, निजीकरण करने की कोई योजना नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल ये अनुमान भी है कि भारतीय रेल को बेहतर सेवा मुहैया कराने और रेल परिवहन में अपनी हिस्सेदारी में सुधार लाने के लिए नेटवर्क की क्षमता में वृद्धि करने और जो चल स्टॉक है उसके अधिक उत्पादन के लिए 2018 से लेकर 2030 तक इस बीच
50 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश की जरूरत है, आवश्यकता है। और पूंजीगत वित्त पोषण के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार क्या सोच रही है, सार्वजनिक निजी भागीदारी का इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है, यानी पब्लिक और जी पीपीपी मॉडल की यहाँ पर वो की जा रही है, योजना बनाई जा रही है। इसमें यात्रियों को क्या होगा, बेहतर सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से चुनिंदा मार्गों पर गाड़ियां चलाने के लिए आधुनिक रेकों को चलाने का प्रस्ताव भी शामिल है। बहरहाल ऐसे सभी मामलों में क्या होगा, जो गाड़ी परिचालन है यानी ट्रेन ऑपरेशन है और इसके अलावा संरक्षा प्रमाणन जिसे हम सेफ्टी सर्टिफिकेशन कहते हैं, इसकी जिम्मेदारी भारतीय रेल की ही होगी, भले ही सार्वजनिक निजी भागीदारी शुरू की जाए। साथ ही आगे बताया गया है कि सामाजिक दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से नीतिगत उपायों के तौर पर और खासकर उपनगरीय और द्वितीय श्रेणी जो है उसके किराए कम रखे गए हैं, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी रेल का किराया वहन कर सकें और रेलवे सुविधाओं का लाभ उठा सकें। बहरहाल राजस्व बढ़ाने और यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उच्च श्रेणियों में परिवर्तनशील किराए रखने, किराए का युक्तिकरण करने और सार्वजनिक निजी भागीदारी मार्ग के माध्यम से आधुनिक रेकों को शामिल करने जैसे विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। ये उत्तर यहाँ मंत्रालय ने दिया है। तो आज हमने रेल मंत्रालय से जुड़े प्रश्नों को आज शामिल किया है और आज के अंक का समय यहीं पूरा हो गया है। अगले अंक में किसी और विभाग और मंत्रालय की बात होगी। तब तक के लिए मुझे और अरविंद जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।